इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग दीर्घकालीन समग्र पूर्ति वक्रों लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में चर्चा करेंगे। दीर्घकालिक समग्र पूर्ति वक्र सामान्य मूल्य स्तर और सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम देश का समग्र उत्पादन कह सकते हैं, उसके मध्य संबंध को प्रदर्शित करते हैं। इस वक्र के माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जब सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन होते हैं तो देश के समग्र उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि दीर्घकाल में जो देश का समग्र उत्पादन है या जो देश का वास्तविक उत्पादन है, रियल जीडीपी जिसे हम कह सकते हैं, वह 4 प्रमुख तत्वों पर निर्भर करता है। और ये 4 जो प्रमुख तत्व हैं वे हैं लेबर, श्रम, कैपिटल, पूंजी, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज या प्राविधिक ज्ञान या तकनीकी ज्ञान। और यहाँ ये भी उल्लेख जरूरी है कि मूल्य स्तर का इन 4 प्रमुख तत्वों से एक तरह का कोई संबंध नहीं है। अर्थात मूल्य स्तर में परिवर्तन होने पर दीर्घकाल में इन 4 तत्वों पर या इनकी उपलब्धता पर या इनकी एफिशिएंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और मुख्य तौर पर जो दीर्घकालिक समग्र पूर्ति वक्र हैं वह क्लासिकल विचारधारा पर एक तरह से केंद्रित हैं, जहाँ पर हम ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, जिसका ये अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था के ये सभी संसाधन, श्रम है, पूंजी है, प्राकृतिक संसाधन हैं और जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, ये सब दीर्घकाल में बढ़ाए नहीं जा सकते, क्योंकि इनका पूर्ण विदोहन हो चुका होता है और जितनी अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता है वो इनके माध्यम से अपने पूर्ण स्तर पर कार्य करती है। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये कहा जाता है कि दीर्घकाल में जो समग्र पूर्ति वक्र है या जो समग्र पूर्ति है वह सामान्य मूल्य स्तर के घटने बढ़ने से अप्रभावित रहती है। और यदि हम इनको एक वक्र के रूप में दिखाने का प्रयास करें, जिसमें हम जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारी है उस पर समग्र पूर्ति या जीडीपी को प्रदर्शित करें और वाई अक्ष पर हम प्राइस लेवल या कीमत स्तर को प्रदर्शित करें, तो जो समग्र पूर्ति वक्र बनेगा वो वर्टिकल होगा, लंबवत होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। और ऐसे वक्र की यह विशेषता होती है कि मूल्य स्तर में किसी भी परिवर्तन का समग्र पूर्ति पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात समग्र पूर्ति अपने पूर्ण रोजगार स्तर पर किसी अर्थव्यवस्था की ज्यों की त्यों बनी रहेगी। और इसे यदि हम एक किसी चित्र द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास करें तो हम इस ऊपर वाले चित्र का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें हमने प्राइस लेवल को वाई अक्ष पर दिखाया है और उत्पादन या जीडीपी को एक्स अक्ष पर। और
जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज एग्रीगेट सप्लाई कर्व है LRAS, वो वर्टिकल है, एकदम लंबवत सीधी रेखा के रूप में है। और जहाँ पर ये राष्ट्रीय आय का स्तर है Y0, इस पर जो है ये नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है, और जिसका ये अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था अपने पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन कर रही है और अर्थव्यवस्था के सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है। और ऐसी स्थिति में दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की दर है वो नेचुरल है या नॉर्मल है, जैसा पूर्ण रोजगार की स्थिति में हम मानते हैं। तो एक न्यूनतम दर जो स्वीकार्य है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति में, उस स्थिति में कर रहे हैं। और अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर पर फुल कैपेसिटी के साथ अगर उत्पादन कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि वो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ या जो अर्थव्यवस्था की प्राकृतिक विकास की दर है, समृद्धि की दर है, उसे वो प्राप्त कर चुकी है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हम सामान्य कीमत स्तर को P1 से घटा के P2 कर दें, वैसी स्थिति में भी इस वक्र पर जो वर्टिकल है, लंबवत है, वहाँ राष्ट्रीय आय या GDP या समग्र पूर्ति या कुल उत्पादन के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो मूल्य स्तर के कम या ज़्यादा होने पर ज्यों की त्यों बनी रहती है। ये दीर्घकालिक समग्र पूर्ति वक्र है। यहाँ हम आपको ये ध्यान दिला दें कि ये जो समग्र पूर्ति वक्र है वो क्लासिकल अर्थशास्त्र की दो मान्यताओं पर आधारित है, और जिन मान्यताओं को हम क्लासिकल डिकोटोमी या क्लासिकल विरोधाभास और न्यूट्रलिटी ऑफ मनी या मुद्रा की तटस्थता के नाम से जानते हैं। क्लासिकल डिकोटोमी का ये अर्थ है, जो क्लासिकल विरोधाभास है वो ये है, जो मौद्रिक मूल्य हैं और जो वास्तविक मूल्य हैं उनके बीच विरोधाभास होता है। और वो ये मान के चलते हैं कि मौद्रिक मूल्य जो हैं, जिसको हम नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, वो वास्तविक मूल्यों को किसी तरह से प्रभावित या निर्धारित नहीं करते। अर्थात मौद्रिक मूल्यों के परिवर्तन का वास्तविक मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरे उसी संदर्भ में ये मानते हैं कि मुद्रा जो है तटस्थ होती है, अर्थात किसी भी मौद्रिक परिवर्तन का वास्तविक मूल्यों पर, कुल उत्पादन पर, राष्ट्रीय आय पर, बचत पर, निवेश पर, इस जो वास्तविक चर हैं इन पे प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस संदर्भ में क्योंकि मूल्य स्तर जो है वो एक नॉमिनल वेरिएबल है, एक मौद्रिक चर है, और अगर उसमें परिवर्तन होता है और हम इस क्लासिकल अवधारणा को स्वीकार करते हैं कि मौद्रिक चर वास्तविक चरों को प्रभावित नहीं करते, तो ये जो समग्र पूर्ति है जिसको हम समग्र उत्पादन के रूप में जानते हैं, और ये कुल उत्पादन जो है क्योंकि एक रियल वेरिएबल है और इसको कोई मौद्रिक वेरिएबल निर्धारित नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं कर सकता, वैसी स्थिति में ये स्वीकार किया जा सकता है कि अगर मूल्य स्तर में परिवर्तन होते हैं तो दीर्घकाल में वास्तविक चर अर्थात समग्र पूर्ति या कुल उत्पादन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस रूप में समग्र पूर्ति वक्र मूल्य स्तर के परिवर्तन के साथ ही फिक्स्ड या निश्चित रहेगी, और इस तरह से समग्र पूर्ति वक्र जो है ये वर्टिकल होगा। यहाँ पर एक और बात का हम ध्यान आपको दिला दें। सामान्य तौर पर एक प्रश्न उठता है, और वो प्रश्न उठता है इस रूप में कि जब हम किसी विशिष्ट वस्तु किसी के संदर्भ में देखते हैं कि उसके मूल्य में परिवर्तन होने पर क्या होता है, तो हम पाते हैं कि यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है या उसमें वृद्धि होती है किसी विशेष वस्तु के, तो होता ये है कि उस वस्तु
के उत्पादन में लाभ बढ़ जाता है और उसके जो उत्पादक हैं वो उस वस्तु का उत्पादन बढ़ा देते हैं। और जब ऐसा वो उत्पादन बढ़ाते हैं तो करते क्या हैं, इसका मतलब है कि दूसरी वस्तुएं, या यहाँ इसी संदर्भ में ये आप समझ लें कि जब एक वस्तु का मूल्य बढ़ता है और दूसरे वस्तु का मूल्य नहीं बढ़ता, तो जो रिलेटिव प्राइसेज हैं, सापेक्षिक कीमतें हैं, एक वस्तु की तुलना में दूसरे वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिस वस्तु का मूल्य बढ़ा है उस वस्तु का अगर उत्पादन किया जाए तो निश्चित है कि हमको संसाधनों को कहीं दूसरे क्षेत्र से निकालना पड़ेगा और हम दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में श्रम की, पूंजी की कमी करके उन संसाधनों को उस वस्तु में लगा देंगे जिनका मूल्य बढ़ा है और उस वस्तु का उत्पादन बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में विशिष्ट वस्तुओं के संदर्भ में मूल्य बढ़ने पर उनका उत्पादन बढ़ता है। और यहाँ वो जो डिकोटोमी है क्लासिकल, वो लागू नहीं हो रही है। मूल्य बढ़ रहा है जो मौद्रिक तत्व है और उत्पादन बढ़ रहा है जो वास्तविक तत्व है। लेकिन और दूसरे ये देखें कि ये अल्पकालीन स्थिति है, और जब हम दीर्घकाल की स्थिति की बात करते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था के समग्र पूर्ति या उत्पादन की बात करते हैं, और ये जो देश का समग्र उत्पादन है ये है, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर हमने इस बोर्ड पर उल्लेख किया है कि अर्थव्यवस्था में विद्यमान श्रम, पूंजी, प्राकृतिक संसाधन और तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता पर निर्भर करता है। और ऐसी स्थिति में ये समग्र उत्पादन इन्हीं पर निर्भर करता है और इनको हम अर्थव्यवस्था में चाहे जहाँ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें, कुल अर्थव्यवस्था में इनकी मात्रा ज्यों की त्यों बनी रहेगी। तो निजी विशिष्ट वस्तुओं के संदर्भ में ये होता था कि एक वस्तु के उत्पादन से हम कुछ संसाधनों निकाल कर दूसरे वस्तु के उत्पादन में लगा देते थे, एक तरफ उत्पादन बढ़ जाता था, दूसरी तरफ घट जाता है। लेकिन यहाँ तो समस्त वस्तुओं का उत्पादन जो होगा वो उन्हीं संसाधनों से होगा और इन संसाधनों का पूर्ण उपयोग पहले से ही हो रहा है। वैसी स्थिति में हम इतने कर सकते हैं कि एक वस्तु का उत्पादन घटे, दूसरे का बढ़े, और कुल मिला के फिर जब योग करेंगे तो समग्र पूर्ति ज्यों की त्यों ही रहेगी। इसका इस रूप में यदि आप देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि ये जो एक तरह से स्थिति उत्पन्न हुई थी कि विशिष्ट वस्तुओं के संदर्भ में दूसरे तरह का पूर्ति वक्र होता है और जो समग्र पूर्ति समस्त अर्थव्यवस्था के संदर्भ में और दीर्घकाल में होती है वो दूसरे तरह की होती है। तो इस रूप में ये दीर्घकालिक वक्र जो है ये वर्टिकल होते हैं। अब एक प्रश्न और उठता है कि इन दीर्घकालिक वक्रों में क्या शिफ्टिंग या विवर्तन या खिसकाव संभव है। तो वैसी स्थिति में हम लोग जब देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये निर्भर किस पर करते हैं, और हम देख चुके हैं कि ये निर्भर इन्हीं चार तत्वों पर करते हैं: लेबर पर, कैपिटल पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। और ऐसी स्थिति में एक प्रश्न उठता है कि यदि इनमें परिवर्तन हो जाए दीर्घकाल में श्रम की उपलब्धता में वृद्धि हो जाए, दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी की स्टॉक में वृद्धि हो जाए, नेचुरल रिसोर्सेज में वृद्धि हो जाए या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो जाए, तो वैसी स्थिति में समग्र उत्पादन या समग्र पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है और इनके घटने पर घटाया भी जा सकता है। तो वैसी स्थितियों में समग्र पूर्ति वक्र में शिफ्टिंग हो सकती है, और ये जो शिफ्टिंग होगी वो जब कुल उत्पादन बढ़ेगा इनमें से किन्हीं भी कारणों के परिवर्तन के कारण, तो जो समग्र पूर्ति वक्र है वो दाईं ओर सरकेगा, समानांतर रूप में वर्टिकल ज्यों का त्यों बना रहेगा। अपने इस चित्र में अगर हम देखने का प्रयास करें तो उत्पादन बढ़ने की स्थिति में ये दाईं तरफ शिफ्ट होगा, जैसे y0 से बढ़ के y2 वाले पर ये लंबवत खड़ा होगा,
और अगर उत्पादन किन्हीं कारणों से घटता है, जिसका उल्लेख अभी हम आपको करते हैं, तो ये बाईं तरफ परिवर्तित होगा। लेकिन मूल्य स्तर में परिवर्तन का इनके ऊपर अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूल्य स्तर के घटने बढ़ने के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनमें जो शिफ्टिंग होगी वो इन्हीं चारों तत्वों में परिवर्तन के कारण होगी। और अब हम देखने का प्रयास कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये तत्व जो है समग्र पूर्ति वक्र को शिफ्ट करने या समग्र पूर्ति को घटाने या बढ़ाने में एक तरह से अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो पहला जो है तत्व, उससे हम प्रारंभ करते हैं। तो ये है शिफ्ट एराइजिंग फ्रॉम लेबर। समग्र पूर्ति वक्र में जो विवर्तन होगा या जो खिसकाव होगा वो श्रम के कारण होगा। और श्रम में परिवर्तन कैसे हो सकता है किसी देश में, उसमें एक चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है और वो है इमिग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम अब्रॉड या इमिग्रेशन ऑफ लेबर टू अब्रॉड। अर्थात किसी देश में दूसरे देशों के लोग इमिग्रेट कर जाएं, दूसरे देशों के लोग आके यहाँ बस जाएं और उनको यहाँ रोजगार मिल जाए। अर्थात वो इसी दृष्टि से यहाँ आए कि इस देश में आके वो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में लग जाएंगे और ये काम उनको यहाँ मिल जाएगा। और इसी तरह ऐसा भी संभव हो सकता है कि किसी देश के निवासी दूसरे देश में रोजगार की खोज में निकल जाएं या बाहर चले जाएं। तो जब ये देश से बाहर जाएंगे तो जितना उत्पादन देश के भीतर करते थे वो उतना कम हो जाएगा। और इसी तरह जब दूसरे देश के निवासी किसी देश में इमिग्रेट करते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रव्रजन करते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि वो दूसरे देशों से आते हैं, तो हम कहते हैं कि देशांतरण करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, जिसको हम इमिग्रेशन कर सकते हैं, देशांतरण। वैसी स्थिति में जिस देश में जाते हैं वहाँ उत्पादन बढ़ जाता है और जिस देश से ये आते हैं वहाँ उत्पादन घट जाता है। तो अब ये इस पर जो प्रभाव है वो नेट इफेक्ट इस पर करेगा कि आने वाले और बाहर जाने वालों की भी संख्या क्या है, या उनके नेचर लेबर का प्रकृति क्या है, किस तरह का वो काम यहाँ करते थे, किस तरह का काम बाहर जाके करते हैं, या जो बाहर से आते हैं वो किस तरह का काम करते हैं। और ऐसी स्थिति में जो उसका नेट इफेक्ट दोनों तरह का हो सकता है। अगर देश से बाहर भी लोग जाते हैं, देश से भीतर आते भी लोग हैं, और ऐसा होता है हर देश के संदर्भ में। अब तो स्वतंत्र एक तरह से व्यापार के अंतर्गत इस तरह की सुविधाएं प्राप्त है समस्त देशों को। वैसी स्थिति में लेबर या श्रम की मात्रा में इस प्रकार के परिवर्तन के जो क्वांटिटेटिव रूप में भी होगा और क्वालिटेटिव रूप में होगा। क्वांटिटेटिव रूप में इसलिए कि कितने श्रम बाहर गए और कितने आए, और क्वालिटेटिव इस रूप में होगा कि उनका नेचर ऑफ जॉब क्या है, जो काम वो करते हैं उनकी प्रकृति कैसी है, ज़्यादा उत्पादन वाला काम करते हैं या कम उत्पादन वाला काम करते हैं। तो इस रूप में देश के उत्पादकता या जो पूर्ण उत्पादन स्तर देश का है, पूर्ण रोजगार स्तर पर, उसे बढ़ाया घटाया जा सकता है श्रम की इमिग्रेशन के माध्यम से, चाहे वो ऐसा देश के भीतर आके करें चाहे देश के बाहर जाके करें। और एक और तत्व यहाँ महत्वपूर्ण है श्रम के संदर्भ में, वो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमने कहा कि इस वाई स्तर पर कुछ स्वीकार्य बेरोजगारी रहती है और जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये पूर्ण रोजगार की स्थिति में ऐसी होती है, उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। अर्थात अगर जो स्वीकार्य बेरोजगारी है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर हम उसको घटा ले जाएं तो कुछ रोजगार सृजित होगा जिसके कारण उत्पादन बढ़ जाएगा, और अगर ये बढ़ जाता है तो उत्पादन घट जाएगा। और ऐसा जब होगा तो कुल पूर्ण रोजगार स्तर का जो उत्पादन है उसके स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। और एक उदाहरण इस रूप में दिया जाता है कि अगर सरकारें न्यूनतम मजदूरी दर जो मिनिमम वेज रेट है उसको बढ़ा दें,
तो ऐसी स्थिति में अब उद्यमियों को या उत्पादकों को जो है जो मजदूरी है वो न्यूनतम मजदूरी ऊंची हो जाएगी, असनाते अब वो पहले की तुलना में श्रमिकों को कम काम दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो आप कह रहे हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये बढ़ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो उत्पादन घट जाएगा देश का। और एक दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो होते हैं, बेरोजगारी बीमा, और उस स्कीम में अगर सरकारें सुधार करती हैं तो वैसी स्थिति में ये कहा जाता है, जैसे ये कहा जाता है कि बेरोजगारों को हम इतने दिन तक भत्ता देंगे, और इतने दिनों में इसका अर्थ ये होता है कि इसमें वो अपनी स्थिति को सुधार लें और नए रोजगार या रोजगार खोज लें या अपनी योग्यता को इस रूप में बढ़ा लें। तो वैसी स्थिति में जब इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं या बेरोजगारी बीमा की स्थितियों में जब रिफॉर्म्स होते हैं, सुधार होते हैं, तो वैसी स्थिति में लोगों में ये भावना प्रबल होती है कि वो रोजगार ढूंढने के संदर्भ में ज़्यादा प्रयास करते हैं, और ऐसी स्थिति में ये बेरोजगारी की दरें घटती हैं और उत्पादन बढ़ता है। तो ये भी इसी श्रम के स्थिति में आता है। तो इस प्रकार से ये जो LRAS वक्र है वो दाएं बाएं समानांतर रूप में खिसक सकता है, शिफ्ट हो सकता है। दूसरी स्थिति है कैपिटल की, और कैपिटल स्टॉक में वृद्धि होना है। और कैपिटल स्टॉक का मतलब हमारा दोनों कैपिटल से है, चाहे वो फिजिकल कैपिटल हो, भौतिक पूंजी हो, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल हो, मानव पूंजी हो। आप जानते हैं कि यदि मशीनों में सुधार होता है, नई मशीनों का उपयोग होता है जो बेहतर उत्पादन कर सकती हैं, या श्रमिकों की या जो भी मानवीय पूंजी है उसमें विस्तार होता है, और इस रूप में उत्पादन पर इसके प्रतिकूल और अनुकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। तो सामान्य तौर पर ये स्वीकार किया जाता है कि जैसे हम लोग कहें कि अगर ह्यूमन कैपिटल में मशीनों की संख्या में वृद्धि की संभव हो की जा सकती हो, उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता हो, या लोगों की जो योग्यताएं हैं, यूनिवर्सिटी डिग्रीज हैं, जिनको हम इस रूप में कह सकते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में रिसर्च के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, जिस किसी में भी वो काम करके अपने ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाते हैं, और जो उत्पादकता पर जिनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उस रूप में ये वक्र जो है आगे खिसकाए जा सकते हैं। और तीसरी स्थिति है नेचुरल रिसोर्सेज की, प्राकृतिक संसाधनों की, जिसमें एक तरह से सारे संसाधन आते हैं, जिसमें भूमि के अंतर्गत छिपे हुए खनिजों को हम देख सकते हैं, जिसमें नए नए मिनरल्स की खोज हम कर सकते हैं, और एक तरह से जो मौसम है, वेदर की कंडीशन है, पैटर्न है, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि वेदर में जो एक तरह से डिग्रेडेशन होता है, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, एटमॉस्फेयर में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आती हैं, उनसे उपजों पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। और ऐसी स्थिति में जो कृषि उत्पादन या कृषि से संबंधित उत्पादन हैं, उसमें सुधार संभव है अगर हम इस तरह के कुछ अनुसंधान के माध्यम से इस तरह के कुछ कार्य करें, जिनसे हम वेदर पैटर्न को बदल सकें, और इसी रूप में लैंड और मिनरल्स इस सब में सुधार कर सकें। तो प्राकृतिक संसाधन और नए संसाधनों की खोज, इन सब के कारण जो है इस स्तर को घटाना बढ़ाना हमारे लिए संभव हो सकता है। और इस रूप में जो नेचुरल रिसोर्सेज की स्थितियां हैं, उनके माध्यम से उत्पादन को हम प्रभावित कर सकते हैं। और एक और नया स्रोत है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अब तो हम जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड खुले हुए हैं और तमाम प्राकृतिक संसाधन हम दूसरे देशों से प्राप्त करते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर दूसरे देशों से भी हम नए प्राकृतिक संसाधन या अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधन, जैसे हम कह सकते हैं कि पेट्रोल की स्थिति है या यूरेनियम की स्थितियाँ, या ऐसी तमाम चीज़ें जो हमको ज़रूरत है और हमारे देश में नहीं और बाहर से हम ला सकते हैं, तो उनकी उपलब्धता से भी इसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से भी हम इस वक्र को
आगे की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से शिफ्ट एराइजिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिनके माध्यम से हम समग्र पूर्ति वक्र को आगे खिसका सकते हैं, वो है तकनीकी ज्ञान में अभिवृद्धि करना। और इसमें तमाम नई चीज़ें आ सकती हैं। और हमने देखा है कि जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और जिसमें हमने कंप्यूटर और तत्जनित अन्य उपकरणों के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं के विकास या उत्पादन के अभिवृद्धि में सराहनीय योगदान विश्व में हुआ है। तो इसी तरह से नई नई टेक्नोलॉजी की अगर हम खोज कर ले जाएं और हम उन बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकने की स्थिति में आ जाएं जिनके कारण ये उत्पादन में अवरोध उत्पन्न हुए हैं, तो वैसी स्थितियों में हम जो हमारी पूर्ण रोजगार स्तर का उत्पादन का स्तर है उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर ऐसा कर सकें तो इस समग्र पूर्ति वक्र को हम आगे खिसका सकते हैं। तो इस प्रकार से इन चारों तत्वों के माध्यम से समग्र पूर्ति वक्र को शिफ्ट किया जा सकता है। तो ऐसा रिजिडिटी जो एक तरह से हम लोगों को लग रही थी कि समग्र पूर्ति दीर्घकाल में एक समग्र उत्पादन के स्तर पर एक तरह से रिजिड हो जाते हैं, वहाँ हम ये देख सकते हैं कि ऐसी स्थितियाँ हैं जिनमें हम श्रम, पूंजी, प्राकृतिक संसाधन और इन टेक्नोलॉजिकल नॉलेज में एक तरह से अभिवृद्धि करके इस स्तर को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो समग्र पूर्ति वक्र तो रहेगा दीर्घकाल में वर्टिकल ही, लेकिन इसको आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। तो इस रूप में हमने आज जो है ये दीर्घकाल के संदर्भ में जो समग्र पूर्ति वक्र हैं उनके बारे में इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास किया है। यहाँ हम आपको उल्लेख कर दे रहे हैं जो अगले वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और इसके पहले भी हमने आपको ध्यान दिलाने का प्रयास किया था कि जो केन्सी विचारधारा केन्स की थी, और जो ये मान के चलते थे कि अर्थव्यवस्था अल्प रोजगार की स्थिति में संतुलन में आ जाती है, और इस स्थिति में अर्थात जिस स्थिति में अर्थव्यवस्था कार्य कर रही उसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी रहती है, अर्थात साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ रहता, वैसी स्थिति में अल्पकाल में जो समग्र पूर्ति वक्र होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और जिसका ये अर्थ हुआ कि हम उत्पादन को उसी मूल्य स्तर पर बढ़ाने की स्थिति में होते हैं। और दूसरी ओर और वो अल्पकालीन विश्लेषण था, दूसरी ओर जो क्लासिकल विश्लेषण है वो दीर्घकालीन है, और जो पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, साधनों के पूर्ण विरोहन पर आधारित है, उसमें हम देखते हैं कि दीर्घकालीन वक्र जो है ये ऊर्ध्वाधर होता है या लंबवत या वर्टिकल होता है। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं जिसको हम न्यू केन्सियन अप्रोच कहते हैं, क्योंकि केन्स भी पूर्ण रोजगार की बात को स्वीकार करते हैं कि एक ऐसी स्थिति आएगी जब पूर्ण रोजगार होगा, और जब पूर्ण रोजगार होगा तो वो भी मानते थे कि पूर्ति वक्र जो है वर्टिकल होगा। लेकिन इन दोनों स्थितियां जो हैं ये चरम हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। और वास्तव में अगर हम इस अल्पकाल और दीर्घकालीन स्थितियों का एक साथ विश्लेषण करें, या हम इस रूप में कहें कि हम राष्ट्रीय स्तर आय के स्तर पर निरंतर बढ़ें, तो जो समग्र पूर्ति का वक्र होगा वो पहले करीब करीब हॉरिजॉन्टल होगा, और उसके बाद धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ेगा, और जैसे जैसे पूर्ण रोजगार के स्तर की तरफ जाएगा वैसे वैसे उसकी जो है ढाल है खड़ी होती जाएगी या स्टीपनेस बढ़ती जाएगी। पहले फ्लैट होगा, फिर धीरे धीरे स्टीपनेस बढ़ेगी, और पूर्ण रोजगार स्तर से जाके ये पूर्णतः वर्टिकल हो जाएगा। और ये जो नया वक्र बनेगा इसे हम लोग कहते हैं कि ये न्यू केन्सियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और जिसको हम अगले वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो इन वक्रों को बहुत गंभीरता से पढ़ने की ज़रूरत है, और आपको पिछले में
वीडियोज में भी हमने जहाँ कहीं भी हम एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट डिमांड, चाहे वो वैकेंसी रोजगार सिद्धांत हो, चाहे राष्ट्रीय आय का निर्धारण हो, या फिर ISLM मॉडल के माध्यम से राष्ट्रीय आय का निर्धारण हो, हर रूप में समग्र मांग और समग्र पूर्ति वक्रों के विश्लेषण आते हैं और समग्र मांग और समग्र पूर्ति वक्रों के में मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है और उस परिवर्तन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में या समग्र उत्पादन या समग्र पूर्ति को प्रभावित किया जा सकता है। और इसलिए जब आप एक तरह से कहें कि इकोनॉमिक्स को या मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं और आपको प्रयास ये करना चाहिए कि इन सब को निरंतर इस रूप में पढ़ना चाहिए कि इन वक्रों या इन संकल्पनाओं के उपयोग हम सर्वत्र करते रहें और ताकि एक तरह से एक मानस पटल पर हमारे संपूर्ण चित्र हरदम रहे कि ऐसा हो तो क्या होगा, वहाँ क्या होगा, उधर क्या होगा, इसका किस पे प्रभाव पड़ेगा, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जब पार्ट पार्ट में आप इसको पढ़ते हो तो केवल प्रश्नों का उत्तर आप लिख सकते हो, लेकिन सबको कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हो और सबके बीच जो इंटर रिलेशन है वो आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हो और तब ये सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा टफ सा दिखने लगता है। लेकिन इनको आप इंटर रिलेट करके पढ़िए और हरदम ध्यान रखिए कि ब्याज दर घटती बढ़ती है तो क्या होता है, निवेश घटते बढ़ते हैं, मांग पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, किस प्रकार से ये संबंध LM वक्र या IS वक्र को प्रभावित करते हैं, कैसे AD कर्व और AS कर्व में शिफ्टिंग कैसे होती है, इनके स्वरूप कैसे होते हैं, ये सारे प्रभाव मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के इन पे प्रभाव कैसे पड़ते हैं, इन सब को जब हम एक साथ समग्रित करके कोऑर्डिनेशन में ले आते हैं तो ये विषय बहुत ही रुचिकर हो जाता है और फिर इसको पढ़ने में आपकी रुचि बनेगी और जितनी रुचि बनेगी, जितना ज्ञान इस संदर्भ में आपको बढ़ेगा, उतना इस विषय में और आपका जो है पढ़ने की रुचि बनेगी और एक दृष्टि से आपके लिए ये हितकर भी होगा। तो प्रयास ये करिए कि विषय की गंभीरता या कठिनता से डरें नहीं, उस पर आत्मसात करने का प्रयास करें और बार बार पढ़ें। और मैं तो कहूँगा कि तमाम वीडियोज यूट्यूब पर हैं, तमाम पुस्तकें हैं, जहाँ कहीं से भी आप देखें और जहाँ आपको समझ में आए उस पर पहले अटेम्प्ट करिए, जब वो समझ में आ जाए तो उससे थोड़े और कठिन वाले पर जाइए, तो धीरे धीरे सब आपको समझ में आएगा। तो इस उम्मीद के साथ और शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।